हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धम है। आज हम बात करेंगे कि जो 19 सितंबर को कनाडा के पीएम पीएम जस्टिन ट्रूडो ने बोला कि निज्जर में इंडिया की एलिजिडली है और किलिंग करवाई है इंडियन एजेंट्स ने, और हमारे पास सबूत भी है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ ही दिन के बाद उसके बाद जो यूएस के एम्बेसडर है टू कनाडा डेविड कोहेन, उन्होंने बोला कि हमने प्रोवाइड करी इंफॉर्मेशन थ्रू फाइव आईज अलायंस या इस फाइव आईज ग्रुप, इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये पिछले कई सालों में अलग अलग टाइम पे न्यूज में आया है, और इसका इस समय भी ये काफी है कि एक तरफ तो यूएस तो बोल रहा है कि नहीं, सब मीडिएशन से हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और बहुत ही उनका काम रिस्पॉन्स है, लेकिन अंदर ही अंदर वो इतनी इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि डबल स्टैंडर्ड्स है यूएस के। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, एस जयशंकर, उन्होंने बोला है कि डबल स्टैंडर्ड है वेस्ट के, कि एक तरफ तो आप ऐसे बोल रहे हो, दूसरी तरफ आप उनको सपोर्ट भी कर रहे हो अंदर ही अंदर। तो फाइव फाइव आईज जो अलायंस है उसी के थ्रू उन्होंने बताया। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और जानने के लिए वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, लाइक एंड शेयर और ऑल्सो कमेंट। और कोई भी सजेशन हो तो आप प्लीज कमेंट्स में लिख सकते हैं, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर फाइव अलायंस ग्रुप की बात करें तो ये अभी तो है ही न्यूज में, ये 2020 में भी था, 21 में भी था। क्योंकि तब भी इसकी बहुत ज्यादा कि ये चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा उस टाइम पे नजर रख रहा था, चाइना और रशिया पे, स्पेशली चाइना में बेसिकली, कि कोविड 19 जब वीक हुआ तो बोलते हैं कि चाइना की तरफ से हुआ है। तो उसके बारे में बहुत ज्यादा इन्होंने कई रिपोर्ट भी पब्लिश करी, कई मीटिंग्स भी हुई, लेकिन सब कुछ इतना ज्यादा मिस्ट्री में होता है कि कुछ नहीं पता चलता कि कौन कैसे हुआ, कैसे कब नहीं हुआ, उसी के बारे में। और फिर 2020 की लास्ट में, 21 में, जब हांगकांग में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुई थी, बहुत ज्यादा, और उसी में, और जो चाइना ने एकदम ये डिस्क्वालीफाइड कर दिया था वहाँ के नए लेजिस्लेटर्स को, तब भी फाइव अलायंस ने बहुत ज्यादा ओपन में आके इनकी वो करी थी कि डिस्ट्रक्ट की, ऐसे नहीं हो सकता, आप पूरी तरीके से जो डेमोक्रेसी है हांगकांग में वो तोड़ रहे हो। तो इसी के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने रिव्यूज दिए थे और अलग अलग रिपोर्ट्स पब्लिश करी थी, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करा था चाइनीज गवर्नमेंट को, इसीलिए तब भी ये बहुत ज़्यादा न्यूज में थी। और बेसिकली 2019 और 18 में भी थी, क्योंकि तब भी ये कॉन्टिन्यूसली चाइना और रशिया के ऊपर, कि जो उन्होंने साउथ साउथ चाइना सी या इंडो पैसिफिक में कर रहे अपनी जो एक्टिविटीज को इतना बढ़ा रहे हैं, उसी के ऊपर इन्होंने नजर रखी हुई थी। और अगर इसकी अब हिस्ट्री में बात करें तो सबसे पहले फाइव अलायंस में बेसिकली पांच कंट्रीज आती हैं, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। लेकिन ये शुरुआत से ऐसे नहीं था, बेसिकली इसकी एंड जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी जब बिल्कुल ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने वाली थी, तब इसका बना था, ब्रूसा एग्रीमेंट हुआ था, यानी कि ब्रिटिश और यूएसए एग्रीमेंट। और तब ये एक सिंपल, आप बोलो कि ये कोड ब्रेकर था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा जर्मनी और जापान अपनी एक अलग तरीके से शेयर करते थे इंटेलिजेंस, क्योंकि जर्मनी एक कोने में यूरोप के और जापान दूसरे कोने में एशिया के, इसलिए वो कोड के थ्रू अपनी बात करते थे ताकि किसी को भी। तो यूएसए और यूके ने मिलकर उन्होंने बनाया कि हम एक अपनी अलायंस बनाते हैं इंटेलिजेंस पर्सन की, जितनी भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो काम करेगी और इस कोड को ब्रेक करेगी। बेसिकली उनका काम ही है सिर्फ कोड को ब्रेक करना। लेकिन फाइनली जब अटलांटिक चार्टर साइन हुआ 1941 में, और उसके बाद 1943 में जाके फाइनली एक पूरा एग्रीमेंट बना, उसका नाम था यूके यूएसए एग्रीमेंट, उसी से हुआ। लेकिन अभी भी सिर्फ दो कंट्रीज हैं, और जो कंप्यूटर साइंटिस्ट एलन ट्यूरिंग की विजिट हुई यूएस में, उसमें कंफर्म हो गया कि नहीं, हम इसको एक्सपैंड करेंगे, और यूरोप और पूरी जगह पे हम इसको, मतलब बेसिकली पूरी तरीके से हम इसको, ये खाली एक कोड ब्रेकर नहीं होगा, ये हर एस्पेक्ट में इंटेलिजेंस शेयर करेगा। और उसके बाद 1949 में कनाडा को भी ऐड करा, 1951 में न्यूजीलैंड को, 1956 में ऑस्ट्रेलिया को ऐड करा। तो ये ऐसे बना फाइव आईज या फाइव अलायंस ग्रुप, या आप फाइव आईज ग्रुप कुछ भी बोल सकते हो इसको। और इसका ये इतना ज्यादा मिस्ट्री में था कि कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई तब भी कुछ नहीं पता चला। 1965 के बाद जाके पता चला कि ऐसा कोई ग्रुप भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसके भी अभी भी कोई रूल्स, कोई रेगुलेशंस, कैसे ये वर्क करते हैं, कुछ भी सामने नहीं आया। उसके बाद जाके 2010 में ऑस्ट्रेलिया के थ्रू पता चला कि ऐसा एग्रीमेंट जो था, जो हमने सुना था कि 1965 में एग्जिस्ट करता था, उसके कैसे रूल्स हैं, क्या इसके, कितनी कंट्रीज हैं, और कंट्रीज के साथ भी ये करते हैं, खाली यही फाइव कंट्रीज करती है। तो उसमें पता चला था, बहुत सारी इंफॉर्मेशन बाहर आई थी, तब जाके इसके क्या रूल्स है। अभी भी इतना ज्यादा मिस्ट्री में, क्योंकि इसके कोई रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशंस नहीं, तभी इसको बार बार क्रिटिसाइज भी कर जाता है बाकी कंट्रीज के थ्रू या और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, क्योंकि कोई रूल्स रेगुलेशन, कोई लॉ नहीं है। कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है, इतना
करोड़ों का डेटा जो है वो कैसे ये मैनेज करते हैं। मिस हैंडलिंग बहुत होती है इन्फॉर्मेशन की, बहुत बार इन्हीं से इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है अलग अलग कंट्रीज की, इनकी हो गई है बाकी और कंट्रीज की। और यहाँ तक कि कोई इसमें ओवरसाइट मैकेनिज्म नहीं है, मतलब अगर कुछ लीक हो गया है, किसी ने गलती कर दी, तो उसको कैसे आप पनिश करोगे या उसकी कोई हेल्प पनिशमेंट या नहीं। तो सब एक दूसरे को इतना बचा लेते हैं। इस बार भी ऐसे ही हुआ कि कनाडा को जो उन्होंने बताया कि हमारे ऐसे लिंक्स मिले हैं कि इंडिया ने करवाया, तो उसका भी वो यूएस ने प्रोवाइड करा था। तभी पता चलता है कि ये किसी की नहीं मानते, अपनी ही चलाते हैं सारी। और इन कंट्रीज की जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसी है, चाहे पुलिस लेवल से लेके इंटरनेशनल या नेशनल लेवल तक, वो सारी इन्वॉल्व है। मतलब एक सिग्नल इंटेलिजेंस से लेके इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस हो गई, ह्यूमन इंटेलिजेंस होगी, कोवर्ट इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी, जियोग्राफी इंटेलिजेंस हो गई, कोई भी अलग तरीके की इंटेलिजेंस होगी, वो ये सारे शेयर करते हैं। मतलब जितनी भी एजेंसीज हैं वो सब काम करती है और ये कॉन्टिन्यूस कर रही है। क्योंकि अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि इस इनके बहुत बड़े बड़े कारनामे करे इन्होंने। जितनी भी डिटेल ऑनलाइन अवेलेबल है या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे या फोरम्स में, क्योंकि बहुत बार इसकी डिटेल लीक भी करी है। जूलियन असांज ने करी थी एक बार 2013 में एडवर्ड स्नोडन ने करी थी, जब फाइल्स लीक करी थी क्लास में, उसमें बहुत ज्यादा इनके कारनामे लिखे हुए थे। तभी ये पता चलता है कि कितना ज्यादा ये मिस्ट्री में एकदम श्राउडेड सीक्रेसी में काम करता है। कोई यहाँ पे प्राइवेसी नहीं, क्योंकि ये किसी को भी हैक कर सकते हैं। ये बेसिकली किसी के ऊपर भी नजर रख सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट सिटीजन हो या गवर्नमेंट सिटीजन हो, चाहे वो किसी और कंट्री के हो, चाहे वो किसी और कंट्री के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि इन्होंने बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को करा है, कंट्रीज के हेड को करा है, नॉर्मल पर्सन को भी माइंड करा है, उनके टेलीफोन हो गए, उनके मोबाइल्स हो गए, यहाँ तक कि फैक्स ईमेल कुछ भी नहीं छोड़ा। और इसी से पता चलता है कि इतना कितना ज्यादा डीप नेटवर्क है इन सब का, कि कोई भी आप मतलब जो एक पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर है एंड्रयू ओनील, वो बोलते हैं कि हर तरीके से यहाँ पे इंटेलिजेंस शेयर होती है, चाहे वो ह्यूमन इंटेलिजेंस हो, सिक्योरिटी हो, जोग्राफिकल हो, सिग्नल इंटेलिजेंस हो, और उनकी कोई भी जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस हो, सैटेलाइट की इंटेलिजेंस हो, चाहे कोई भी इंटेलिजेंस हो, वो सब शेयर होती है। और यहीं पे बात आती है कि कोल्ड वॉर के बाद एक एक्चुअली ऑन नेटवर्क डिस्क्लोजर इन्होंने बनाया, ताकि उसमें अलग अलग बेसिकली एक प्रिज्म नेटवर्क बनाया। क्योंकि यूएस यूके में उस टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल के प्रोडक्ट्स आने लग गए थे, तो उसके लिए एक अलग से इन्होंने सिस्टम तैयार करा कि हम इसी से इसको मॉनिटर करेंगे। क्योंकि उसके में बहुत ज़्यादा इंक्रिप्शन होते थे, अभी भी है, पहले ही बहुत होते थे। तो उसको कैसे ब्रेक करा जाए और सुना जाए चीज़ें, या देखी जाए, रिकॉर्ड करी जाए। और दूसरा होता था एक अपस्ट्रीम नेटवर्क, जो कि होता था कि इससे बाकी जो फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू, क्योंकि 1970 1964 से लेकर 2000 तक एक्टिव था, तो जितनी भी हुई वो सारी चीजें। और अभी तक अगर आप कोई भी ऑफिशियल फाइल, तो अभी भी यूएस बोलता है कि नहीं, ऐसा एक्चुअली ऑन प्राइवेट नेटवर्क या डिस्क्लोजर तो कभी बना ही नहीं, था ही नहीं। बट हकीकत में ये अभी भी एग्जिस्ट करता है, और इसके और ज्यादा लेटेस्ट और अपग्रेडेड वर्जन हैं। क्योंकि वॉर ऑन टेरर के बाद, यानी कि 2001 के बाद, इसमें और ज्यादा चेंजेस करें ये। क्योंकि नीटो के भी बहुत सारी ऐसी इंटेलिजेंस कमिटीज हैं जो स्पेशली 2001 के बाद बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई थी। बट जैसे उसकी नेटो स्पेशल कमेटी है, नेटो का ही एक काउंटर टेररिज्म ग्रुप है, काउंटर इंटेलिजेंस ग्रुप है, वो भी अलग अलग काम करता है। लेकिन बेसिकली फाइव अलायंस उसका छोटा भाई या बड़ा भाई बोल सकते हो नेटो का, क्योंकि पहले एस्टेब्लिश हुआ था, नेटो बाद में हुई थी। तभी बोलते हैं कि ये दोनों भाईचारे में बात करते हैं। और इतनी सारी कंट्रीज फाइव है, लेकिन तब भी नेटो को टक्कर देती है। मतलब इतनी जबरदस्त इनकी इंटेलिजेंस है। और सिग्निट, ये बहुत ही स्पेशल है। इसका बेसिकली सिग्नल इंटेलिजेंस, मतलब कोई भी सिग्नल ये पकड़ के कैच करते हैं और उसके ट्रेस कर सकते हैं। चाहे वो टेलीफोन के हो, या पहले जो नॉर्मल फोन आते थे इतने बड़े बड़े, उसको भी ट्रैक कर सकते थे। यहाँ तक कि प्राइवेट सिटीजन फैक्स हो गया, ईमेल हो गया, कोई लेटर हो गया, मतलब हर चीज से इनको ट्रैक करनी थी इंफॉर्मेशन। और इंडिया के ऊपर भी अलग अलग कंट्री में, कोई कंट्री ऐसी नहीं होगी जो इन्होंने नहीं छोड़ी होगी ट्रैक करने में बेसिस में। स्पेशली वर्ल्ड वॉर और 2001 के कुछ साल तक इनके अलग अलग ग्रुप्स भी, जैसे कि एक 41 कंट्रीज का ग्रुप है जो कि अफगानिस्तान पे हमेशा नजर रखता है। उसमें फाइव अलायंस पर बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज है, कुछ जापान की भी है, साउथ कोरिया, ऐसी अलग अलग है। और कुछ इनकी है फाइव आईज प्लस थ्री, यानी कि फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, जो कि खाली आपका यहाँ पे यूज करती है, खाली यूरोप में नजर रखती है। एक होता है क्लब ऑफ बर्न, जो 17 कंट्रीज है, वो खाली सिर्फ यूरोप की है। उसमें कोई भी यूएस, कनाडा, कोई ऑस्ट्रेलिया नहीं, कोई न्यूजीलैंड नहीं, कोई नहीं, सिर्फ यूरोप की। बाकी एक फाइव अलायंस प्लस थ्री अलग है, जिसमें जापान, साउथ कोरिया है, और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी है, क्योंकि वो खाली नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री एक्टिविटीज के ऊपर नजर रखते हैं।
ऐसे एक 5 अलायंस प्लस 6 है जिसमें कि अगेन आपका साउथ कोरिया, जापान हो गया, वो बेसिकली चाइना के ऊपर नजर रखता है। जितनी भी आप सोच सकते हो इन्होंने ग्रुप्स बना रखे हैं, यहाँ तक कि और एक 14 आइज है जिसमें कि 5 आइज तो है ही, प्लस कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं और बाकी जापान और ये वो रशिया पे अलग से निगरानी रखती है। तो ये पता चलता है कि कितना ज़्यादा डीप नेटवर्क है बेसिकली, चाहे ये अंडर वाटर सी केबल्स हो या सैटेलाइट इंटेलिजेंस हो, मतलब कोई भी इंटेलिजेंस इन्होंने छोड़ी नहीं लेके। इससे पता चलता है कितना इनका डीप रूटेड है। और यहीं पे कंट्रोवर्सीज भी होती है बहुत बार, इन्हीं की कंट्रीज में खुद में बोला है कि आप नहीं स्पाई कर सकते। ऑस्ट्रेलिया को बोला है कि आप ईस्ट तिमोर की क्यों स्पाइंग कर रहे हो, तो वहाँ के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने इसे इसके ऊपर इंजंक्शन ऑर्डर कर दिया था। मतलब आप सोच रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया ईस्ट तिमोर एक इतने छोटे से कंट्री क्योंकि उसकी चाइना के साथ इतनी बन रही है, तो ये फाइव आइज के कहने पर ये कर रहे हैं। न्यूजीलैंड अलग से, वहां पे भी कई बार स्कैंडल हुए हैं कि अलग अलग पॉलिटिकल को यूज करा है। तो इससे ही वजह है कि इनके ये बोलते थे हुए हैं कि जो हमारी ओवरसाइट काउंसिल है जो सब कुछ रिव्यू करती है, मतलब अलग अलग डिसीजंस लेती है, वो नॉन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस। लेकिन कई बार ये कंट्रोवर्सीज में भी है क्योंकि मतलब वो अपनी पॉलिटिकल गेम्स के लिए यूज करते हैं और ताकि वो सामने वाले की कुर्सी हटा सके यानी ऑपोजिशन को बढ़ा। तो ये भी इसलिए बोलते हैं कि बहुत ही डेंजरस है। और साथ में यूके को देख लो, यूके के 2013 में 2016 में बहुत बार ऐसे केसेस हुए जहाँ पे उन्होंने बोला कि नहीं आप इंटेलिजेंस नहीं कर सकते, अपने ही लोगों की नहीं कर सकते। यूएस में तो बहुत ही बार हुआ है शुरू से, क्योंकि यूएस और यूके में तो बना है, कनाडा में भी सेम रीजन हुआ है और अब फिर से कनाडा न्यूज में है। और इससे पता चलता है, और यहाँ तक कि इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को भी छोड़ा, यानी कि यूनाइटेड नेशंस की कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, डब्ल्यू नहीं है, गूगल, याहू, हॉटमेल, जीमेल, मतलब सबके ऊपर इन्होंने कर रखी है। यहाँ तक कि प्राइवेट इंडिविजुअल जैसे कि बहुत फेमस प्रिंस डायना, एंजेला मार्केल, जो 10 साल तक जर्मनी की चांसलर थी, उनके ऊपर इन्होंने स्पाइंग करके रखी हुई है। और प्रिंस डायना, चार्ली चैपलिन, वैसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब उनकी लिस्ट खत्म नहीं हो सकती। चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो गई, चाहे वो कंट्रीज के हेड हो गए, चाहे वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइज माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल से लेके गूगल से लेके उनके हेड हो गए, चाहे नॉर्मल सिटीजन हो गए, सेलिब्रिटीज हो गए, उन तक की। और अगर इसके मेन खास ऑपरेशंस बोले तो सबसे पहले तो इनका गल्फ वॉर में आता है। जब गल्फ वॉर में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के, आप सोच रहे हो कि वहाँ के ऑपरेटिव्स यानी कि इंटेलिजेंस के लोग, ऑफिशियल्स, कुवैत के और अलग कंट्रीज के ऑफिशियल्स फोन टैप कर रहे हैं और वहाँ पे अपनी इंस्ट्रूमेंट लगा रहे हैं। मतलब आप वैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को हम ऐसे बोल नहीं सकते कि इतनी बड़ी पावर है इंटेलिजेंस में, बट वो है कि उनको फाइव आइज बाकी कंट्रीज का सपोर्ट है। वियतनाम वॉर में भी ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज्यादा सपोर्ट करा था कि नॉर्थ वियतनामीज की पोजीशन बताने में, और कैसे वो अंदर उनके थे, मतलब इतना ज्यादा डीप जुड़े हुए थे नॉर्थ वियतनामी से कि वो यूएस को प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे। फॉकलैंड वॉर में अलग हुआ है, असैसिनेशन ऑफ प्रिंस लुम्बार्डा की हुई है, यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस में हूँ अलग अलग रिजीम चेंज करने में ईरान के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद मोगदेश, उनके ऊपर कर रखी है। तो मतलब ऐसा कोई भी नहीं है कि जहाँ इन्होंने नहीं छोड़ी। इससे पता चलता है कि इतना ज्यादा मिस्ट्री, सीक्रेसी, प्राइवेसी और लोगों की जो अब इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, उसको एकदम से किसी भी कंट्री की कोई भी रिपोर्ट निकाल देना, उससे क्रैश हो सकती है इकोनॉमी, क्या उनका देश बर्बाद हो सकता है। तो वही चीजें ये कर सकते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि इतना ज्यादा खतरनाक और डेंजरस है कि ये बेसिकली एंग्लोस्फेयर का पार्ट है, मतलब जो कि मेन ब्रिटिश या इंग्लिश पीपल है उन्हीं से बनता है, यूएस, कनाडा, यूके और साथ में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अब यही बात होती है कि इसमें इंडिया भी, क्योंकि 2021 एक बिल लाया गया था जो उनकी काउंटर इंटेलिजेंस कमेटी है सेनेट की, उसमें था कि इसको अब एक्सपैंड करने की जरूरत है, क्योंकि इतना ज्यादा जो कंट्रीज ग्लोबलाइजेशन हो रही है, इतना ज्यादा इंटरनेट का वो हो रहा है कि कंट्रीज इतना ज्यादा एक दूसरे से मर्ज होती जा रही है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनता जा रहा है। तो उसमें क्या हमें और कंट्रीज को ऐड करना है, तो उन्होंने इंडिया, साउथ अफ्रीका और जापान का नाम लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि अब जो इसके पूरे समीकरण है वो बदल चुके हैं, तो क्या अब इंडिया को आना चाहिए, वो आप प्लीज कमेंट्स में लिख के बताना। और बाकी कंट्रीज को भी, जैसे कि साउथ कोरिया, जापान, लेकिन वो अभी भी शेयर करती है तो ऐसा नहीं, बट आप बोल सकते हो कि इनफॉर्मली जापान और साउथ कोरिया तो फाइव आइज का बहुत टाइम से ही पार्ट है ही। तो बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, सजेशन हो, प्लीज राइट इन द कॉमेंट्स।